राम राम सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थानी बातां पर। तो आज हम साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों की बात करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो हम शुरू करते हैं, चलिए बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि जो बाल मनोविज्ञान होता है ना, उसमें केंद्र या मुख्य बिंदु कौन होता है? तो वह बालक होता है। बालक के आसपास ही सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, अर्थात मनोविज्ञान में मुख्य रूप से बालक का ही अध्ययन करते हैं। तो इसमें मुख्य बिंदु हो गया बालक। जैसे आगे आता है कि बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? अगर बालक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो उसमें हमें उसकी केस स्टडी करनी पड़ेगी, अर्थात उससे जन्म से लेकर अब तक क्या कुछ किया है उसके बारे में हमें पूरा पता करना पड़ेगा। उसके अनुसार ही हम उसकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, कि बाल विकास के जो अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो उसमें देखते हैं कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बाल वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल उसका भी अध्ययन करते हैं। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन बिल्कुल करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें सत्य हो जाएगा। जैसे कि आगे देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? जी नहीं होते। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, जरूर होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं होते। कोई भी एक जैसा नहीं होता। यहाँ तक कि अगर दो जुड़वा भी है ना, तो वो भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ अलग मिल ही जाएगा। जैसे और नहीं तो फिंगरप्रिंट ही अलग मिल जाएंगे। जैसे आगे हम बात करते हैं कि मानव विकास क्या है। मानव विकास मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, नहीं अमापनीय इसमें कोई बात नहीं है। मात्रात्मक होता है अर्थात वृद्धि रूप में, और गुणात्मक होता है अर्थात विकास रूप में। तो मानव विकास अर्थात सर्वांगीण विकास की बात करें तो उसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों इंक्लूड होंगे। तो इसमें हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रत्येक अवस्था में, विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं। प्रारंभिक विकास से बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अर्थात नहीं, ये जरूरी है। प्रारंभिक विकास जो है वह बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात शैशव अवस्था में हमें अधिक ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वही उसका आधार अवस्था है। उसमें जैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कहा था कि उस समय हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, अर्थात जितना विकास होता है वह 3 वर्ष की आयु तक हो सकता है, इस प्रकार से हमने कुछ सुना था। तो इसमें यह हो गया कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा विकास के बारे में। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ते समय यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ से पेन से निशान कर लेना कि नहीं है वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें देखते हैं विकास और वृद्धि एक दूसरे पर्यायवाची हैं, नहीं, ये पहला ही गलत हो गया क्योंकि जो वृद्धि है वह विकास का केवल एक भाग है। विकास बहुत बड़ा पोर्शन होता है और वृद्धि है जो वह उसका केवल एक भाग है, जो कि व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि से केवल अर्थ रखता है। विकास एक सतत प्रक्रिया बिल्कुल है। विकास वृद्धि का एक भाग है, जी यही हम बात कर रहे हैं। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो इसमें ये जो पहला है ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। मेनली मानव का जो विकास है उसको हम 4 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं, जो हम पहले पढ़ के आए हैं उनके आधार पर ही क्वेश्चन करें। जैसे शारीरिक हो गए, संज्ञान रूप से, उसके संवेग हो गए और उसको सामाजिक रूप से। तो ये जो 4 हैं ये महत्वपूर्ण विकास के क्षेत्र होते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। ठीक है, तो आगे इसमें ऑप्शन आपको देखने ही नहीं है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखना, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये किसने कह दिया भाई विकास मात्रात्मक प्रक्रिया है? विकास तो पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसका जो केवल एक भाग वृद्धि है वही इसमें मात्रात्मक होगा। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख है, बिल्कुल शिक्षा में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर रखा जाता है, तो इसमें यह आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, आगे वृद्धि का क्वेश्चन है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। अभी वृद्धि शारीरिक होती है, बिल्कुल होती है।
अभिवृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, बिल्कुल। अभिवृद्धि मापनीय होती है, जी मापा जा सकता है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, ये कुछ निश्चित समयावधि तक ही चलती है। अगर मेनली बात करें तो किशोरावस्था के अंत तक या थोड़ा बहुत युवावस्था में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। इसने कह रखा है जीवन पर्यंत चलती है, जबकि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अर्थात वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह एक मात्रात्मक पहलू है, बिल्कुल है। यह मापने योग्य नहीं है, नहीं जी मापने योग्य है, क्योंकि अगर वृद्धि हो गई और मात्रा हो गई तो वह मापने योग्य है। यह जीवन पर्यंत नहीं चलती है, सही बात है। यह केवल शारीरिक विकास है, जी शारीरिक विकास है, ठीक है। आगे देखते हैं, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बच्चे की जो वृद्धि है वह मुख्यतः संबंधित है उसके शारीरिक विकास से, तो शारीरिक विकास से हो जाएगी। आगे देखिए कि मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है, ये हम अभी अभी पहले क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि इसमें मुख्यतः केंद्र माना जाता है बालक को। तो मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण सबसे बड़ा योगदान देखें तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया है, ठीक है। तो प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया, तो ये हमने पढ़ा है अच्छी तरीके से कि जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो विलियम है, विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक वो जो प्रयोगशाला स्थापित की थी, तो प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्ताव भी उन्होंने ही किया था। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, नहीं उसकी खुद की आत्मसंतुष्टि से कोई मतलब नहीं है। इससे वह दूसरों प्रभावित कर सके, जी नहीं, प्रभावित करने का भी इसमें कोई अर्थ नहीं है। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, नहीं, खुद की परीक्षा का भी इसमें कोई मतलब नहीं है। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है, जिससे उसकी शिक्षण विधियाँ और अधिक प्रभावशाली होंगी, जिससे बच्चे और अधिक सक्रियता से समझ सकेंगे, ठीक है। तो इसमें डी हो जाएगा। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था, ये हमने सर्वप्रथम जो पहली क्लास थी उसमें पढ़ा था कि आत्मा का प्रयोग जो दर्शन शास्त्र में किया गया है, ठीक है। तो इसमें बी हो जाएगा। आगे देखना कि निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ये हम ऊपर अभी अभी देखते आए हैं कि व्यक्ति के अगर समग्रता के बारे में अध्ययन करना है तो उसके बारे में केस स्टडी विधि करनी पड़ेगी, अर्थात उसका पूरा अध्ययन करना है ना, तो केस स्टडी विधि प्रयोग में लानी पड़ेगी, अर्थात जन्म से लेकर अब तक उसने क्या कुछ किया है उसके बारे में संपूर्ण पता करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। मानव व्यवहार का अध्ययन बिल्कुल करेगा, मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन जी बिल्कुल करेगा, सीखने के तरीकों का अध्ययन करेगा, संचार माध्यमों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन से हमें क्या मतलब है, यहाँ पर हमें तो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक ऐसी बातों की चर्चा करनी है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा डी। आगे देखते हैं कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था, ये ऊपर क्वेश्चन आया है, अभी रिपीट हो गया, ठीक है। दर्शन शास्त्र में किया गया। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबंध है, तो ये हम सारी की सारी बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे देखना, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास के हमने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उनकी बात की थी, तो इनमें कौन सा सिद्धांत आता है। निरंतरता का सिद्धांत आता है, विविधता का सिद्धांत आता है, अर्थात प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है या उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं। एक आता है एकीकरण का सिद्धांत, जी सभी का एक साथ में वह प्रयोग करता है, अंगुली हाथ का। तो एक ये कह रहा है कि विशिष्ट सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत नहीं, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। ये होता है कि सामान्य से विशिष्ट होता है, अर्थात पहले वह सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद में उसका विकास होता है तथा वह विशिष्ट क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक बालक पहले यही चर्चा कर रहा हूं मैं, एक बालक पहले पूरे हाथ का, फिर अंगुलियों का तथा फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है, ये तो सिद्धांत आधारित है एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब 2-4 क्वेश्चन है जो सिद्धांतों की चर्चा करेंगे हम। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है, सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, नहीं ऐसे कैसे नहीं करते, प्रभावित बिल्कुल करेंगे। विकास को आनुवंशिक तथा पर्यावरण कहें या वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं, सांस्कृतिक जो पहलू हैं वह भी इसको प्रभावित करते हैं।
तो ये गलत हो जाएगा। विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल चलता है। विकास परिवर्त्य होता है, अर्थात हाँ बिल्कुल होता है। आगे देखना, मस्तकोद्मुखी या इसे कहें तो निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, ये सीधा सीधा देखने को मिलेगा। चेतना विवृद्धि संशोधन, इनके जगह पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये हम पढ़ के आए हैं अच्छी तरीके से कि ये बात की जाती है विकास की। मस्तकोन्मुखी अर्थात मस्तक से नीचे की ओर जो विकास होता है उसको मस्तकोन्मुखी विकास कहते हैं, जो कि विकास का एक सिद्धांत है। जो अंदर से बाहर पढ़ के आए थे उसको बोला था सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नहीं नहीं, सिफेलोकोडल था वो सिर से पैर की ओर पड़ा था। जो मस्तकोन्मुखी है या निकट से दूर है वह अंदर से बाहर की ओर था। लेकिन ये सिद्धांत विकास का ये ध्यान में रखना अपना। सिफेलोकोडल में मैंने कहा था कि सी से ध्यान रखना है, तो सिर से पैर की ओर ये हो जाएगा, और ये जो मस्तकोन्मुखी है ये हो जाएगा अंदर से बाहर की ओर या निकट से दूर की ओर। तो इसमें विकास हो जाएगा, ठीक है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को नहीं, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं पढ़ा। विकेंद्रीकृत सिद्धांत नहीं, ये भी नहीं पढ़ा। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत, बिल्कुल जी, जो विकास है वह मध्य से बाहर की ओर होगा, ये अभी अभी हमने चर्चा की है। कौन सा? मस्तकोन्मुखी अर्थात अंदर से बाहर की ओर। तो इसमें हो जाएगा मध्य बाह्य विकास, इसको मध्य बाह्य विकास भी कहते हैं। आगे देखते हैं। दो व्यक्ति हैं, नरेश और मुकेश। आयु दोनों की बिल्कुल समान है, उनके सामाजिक और मानसिक विकास में काफी अंतर है। जी, यह विकास के किस सिद्धांत के कारण होता है? आयु समान होने से क्या होता है, हम इसमें चर्चा कर चुके हैं विकास में, किस व्यक्तिगत विभिन्नता नाम की भी कोई चीज होती है, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वह अलग अलग होती है। तो इसमें सीधा सीधा सिद्धांत आ जाएगा व्यक्तिगतता का सिद्धांत, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता का, ठीक है। निश्चित पूर्व कथनीय प्रतिरूप का कोई मतलब नहीं है। समान प्रतिमान का कोई अर्थ नहीं है। परमार्जिता का सिद्धांत का कोई अर्थ नहीं है। आगे देखिए, सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। सिफेलोकोडल सी फॉर सिर, सिर से पांव की ओर। ये मस्तकोन्मुखी पांव से सिर की ओर, ये उल्टा दे दिया, इससे पांव से सिर की ओर। दूरस्थ अंग से निकटवर्ती की ओर, ये इसका उल्टा दे दिया। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ही हो जाएगा, सिफेलोकोडल सिर से पांव की ओर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार, हाँ होता है। विकास क्रमबद्ध होता है। विकास निरंतर होता है, बिल्कुल होता है। विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं, ऐसा कोई हमने नहीं पढ़ा है। तो इसमें हो जाएगा ये विकास मशीनी प्रक्रिया, ये इसमें कथन सत्य नहीं है। आगे देखिए कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अर्थात जो विकास है वह कभी समाप्त नहीं होता है, अर्थात जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इसमें निरंतरता का सिद्धांत आएगा, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इसमें हो जाएगा, तो इसका होगा निरंतरता का सिद्धांत, अर्थात जो विकास है वह कभी भी समाप्त नहीं होता है, अर्थात हमेशा चलता रहता है। व्यक्ति जब मरने की अंतिम अवस्था में होता है तब भी उसका विकास से रुकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। आगे देखिए, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, ठीक है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। तो उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है? देखिए कि वर्ग भी बच्चे को बनाने में कठिनाई हो रही है और उसको चित्र दे दिया हीरे का बनाने का। तो इसमें क्या होगा कि ये विकास का जो व्यवस्थित क्रम है ना, उस पर आधारित है कि पहले बच्चे को वर्ग बनाना सीखेगा, जैसे पहले 3 बिंदु बताएंगे उनसे वह त्रिभुज सीखेगा, फिर धीरे धीरे वर्ग सीखेगा, उसके बाद में त्रिविमीय आकृतियों पर हम आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बच्चे को क्रम से सिखाना पड़ेगा, अर्थात विकास जो है वह एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। तो इसमें ये हो जाएगा। आगे देखिए कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, ठीक है, सीख लिया सीमा ने, लेकिन लिन्ना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसमें हम सीधा सीधा बात करेंगे सीमा और लिन्ना के अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता की। तो इसमें हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता, अर्थात सीमा और लिन्ना में जो अंतर है वह उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण अंतर है। आगे देखिए कि बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है?
विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। हमने पढ़ा है कि पहले सामान्य कार्य होंगे, उसके बाद में विशिष्ट कार्य होंगे। सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं? जी नहीं, सामान्य सीखने के बिना विशिष्ट कार्य नहीं सीख सकता। सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद में किए जाते हैं? नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है? नहीं, निर्भर है। कर्म का सिद्धांत कार्य करता है इसमें। पहले सामान्य सीखेगा और फिर विशिष्ट सीखेगा। तो ये हमने आज कुछ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों की चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आएगा। इसी प्रकार के हम आगे भी सीरीज लेके आएंगे आगे, और जो बुद्धि है, व्यक्तित्व है, उन सभी के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आज के सेशन के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।